हेलो गाइस, जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म एक प्लेस होता है या एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम रन होता है। वो कोई एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली प्लेटफॉर्म की तीन कैटेगरी हो गई, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को रन करने का कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए। सपोज करिए आप अपने प्रोग्राम को किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, लाइक आप किसी भी चिप में रन करना चाहते हो या डिजिटल सेटअप बॉक्सेस में रन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उन सेटअप बॉक्सेस में एक प्लेटफॉर्म होगा, वो एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर्स। दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर एक इंडिविजुअल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एम्बेडेड होता है और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों, कई लोगों तो ये क्लियर नहीं होता कि प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है। लोग ये बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म का मतलब ओएस होता है। नहीं, प्लेटफॉर्म वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी प्रोग्राम को रन करने का एनवायरनमेंट दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर माइक्रो कंट्रोलर केबल है तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंप्यूटर है, कोई पीसी है, उस पीसी के अंदर मैं अपने प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं, तो उस पीसी के अंदर चलने वाला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। अगर दोस्तों हमारे पास सीपीयू ही हो और ओएस नहीं हो तो हम प्रोग्राम को नहीं रन कर सकते हैं। तो इसीलिए एक पीसी के केस में, एक कंप्यूटर के केस में हमारे पास ओएस और माइक्रो प्रोसेसर चिप सीपीयू मिला के एक प्लेटफॉर्म होता है। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटफॉर्म ना ओएस होता है और ना ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज होता है। मान लीजिए मेरे पास विंडोज प्लेटफॉर्म है, विंडोज 7 विथ i3 प्रोसेसर, और एक दूसरा सिस्टम है, एक दूसरा पीसी है जिसके ऊपर विंडोज 7 और i3 प्रोसेसर है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मशीन में सेम प्लेटफॉर्म है। बट अगर हमारे सिस्टम में विंडोज 32 बिट है, दूसरे सिस्टम में विंडोज का 64 बिट है विथ सेम प्रोसेसर, तब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। प्लेटफॉर्म हमारे प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली, इवन हमारे बिट के अकॉर्डिंगली भी चेंज होते हैं। अगर विंडोज ही प्लेटफॉर्म हो और एक सिस्टम में i3 प्रोसेसर और दूसरे सिस्टम में i7 प्रोसेसर हो तो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। अगर एक सिस्टम में विंडोज ओएस है, दूसरे सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म वो कोई भी प्लेस होता है जहां पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कोई ओएस नहीं है। प्लेटफॉर्म कोई सर्वर भी हो सकता है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब बताता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को आपने एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करा और उसी सेम प्रोग्राम को, कंपाइल प्रोग्राम को बिना चेंजेस करे किसी दूसरे मशीन पे अगर आप रन कर रहे हो और वो प्रोग्राम रन हो गया, तो इस टाइप को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बोलते हैं और इस प्रोसेस को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी लैंग्वेज ये फीचर अपने पास कंटेन करके रखता है तो वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, अगर किसी लैंग्वेज के पास कंपाइल वंस रन एनीवेयर CORA फीचर है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दोस्तों, जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहीं हम C++ की बात करें तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है कि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो C++ और जावा में क्या डिफरेंस है? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि C++ हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के साथ साथ जावा के अंदर C++ के कंपैरिजन में बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे जावा में पॉइंटर्स हम एक्सप्लिसिटली यूज नहीं कर सकते हैं, C++ में करते थे। जावा के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन C++ में हम एक्सप्लिसिटली ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं।
सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर होता है, जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि सी प्लस प्लस और जावा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे होता है, आखिर क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का आर्किटेक्चर और जावा की प्रोग्राम का आर्किटेक्चर। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम ओएस एंड हार्डवेयर, और जावा की प्रोग्राम का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है जावा प्रोग्राम जेआरई ओएस एंड हार्डवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कभी भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के केस में उसका जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है वो ओएस और हार्डवेयर है। वहीं अगर हम जावा की बात करें तो जावा की प्रोग्राम का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ओएस या हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि इसका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। दोस्तों जावा ने अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जेआरई बोलते हैं। जेआरई जावा का एक खुद का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, ये अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए यूज करता है। तो दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हम जावा को एक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के केस में ओएस और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का काम करता है, यानी कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को जब भी आप बनाओगे, जब भी उसका प्रोग्राम कंपाइल होगा वो ओएस और हार्डवेयर को कॉल लगाएगा, लेकिन जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होगा वो ओएस और हार्डवेयर को नो कॉल लगा के वो जेआरई को कॉल लगाएगा और जेआरई अंडरलाइंग ओएस और हार्डवेयर को कॉल लगाएगी। ये एक स्मॉल डिफरेंस जो मैं आपकी स्क्रीन के सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों अब मैं आपको सी प्लस प्लस की डिपेंडेंसी की डिटेल में आपको बताता हूं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। दोस्तों जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को एक सोर्स कोड बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने सी प्लस प्लस के केस में एक सोर्स कोड यानी कि एक प्रोग्राम आपने लिखा। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सी प्लस प्लस के केस में ये कंपाइलर ओएस टू ओएस वेरी होता रहता है, जैसे टीसीसी एंड जीसीसी। मान लीजिए ये प्रोग्राम आप सी प्लस प्लस का विंडोज एनवायरनमेंट में बना रहे हो। विंडोज एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाइलर टीसीसी है, जो हम अर्लियर यूज कर चुके हैं। लेकिन अब हमारा टीसीसी कंपाइलर से एडवांस कंपाइलर जीसीसी, जो कि डेवलपर सीआईडीज के अंदर एम्बेडेड होता है, वो हम यूज करते हैं। वैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने टर्बो सी कंपाइलर में लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करा। जब कभी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो तो यूजुअली हम प्रोग्राम को एक आईडीई पे लिखते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को नोटपैड से लिखें तो आप इस प्रोग्राम को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे कंपाइलर कौन कौन से कोड बनाता है और उन कोड के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर ऐड करता है। तो जब कभी आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बनाते हो तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर अंडरलाइंग ओएस को कॉल लगाता है कंपाइल टाइम पे। और कंपाइलर दो तरह की कोड बनाता है, एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं और एक ओएस स्पेसिफिक कोड जिसको हम ईएक्सी बोलते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम जो कि विंडोज एनवायरनमेंट में रन हो रहा है तो ये ओएस स्पेसिफिक कोड ईएक्सी है। सपोज करिए यही प्रोग्राम मैं लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रन करूं तो ये जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड होगा ये तो कॉमन होगा, लेकिन ये जो हमारे पास ओएस स्पेसिफिक कोड होगा ये .exe ना होके .obj नहीं, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए जो लिनक्स पे हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है उसको हम बोलते हैं .rpm फाइल। बेसिकली rpm लिनक्स का एक्सटेंशन होता है, लेकिन जब प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस का
लिनक्स के ऊपर रन करते हैं तो ये आरपीएम फाइल बना, आरपीएम लिनक्स का एक्सटेंशन होता है। लिनक्स बेसिकली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लिनक्स एक कर्नल है जिस कर्नल के को यूज करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे लिनक्स का रेड हैट, अबंटू, बैकट्रैक, एनोनिमस, काली, एंड्रॉयड। तो आप C++ का प्रोग्राम ऐसा नहीं है लिनक्स प्लेटफॉर्म पे नहीं रन कर सकते हो। आप अगर यही प्रोग्राम लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे रन करोगे और आपने C++ का प्रोग्राम उस पे रन करना चाहते हो तो लिनक्स के रेड हैट या लिनक्स का अगर आपने अबंटू यूज कर रखा है तो उसके अंदर इनबिल्ट कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है GCC। और GCC के केस में जब भी प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है इन केस ऑफ लिनक्स वो होता है a.out फाइल। ये जो a नाम होता है इसको आप रीनेम कर सकते हो विथ टर्मिनल्स, टर्मिनल के थ्रू ये नाम आप रीनेम कर सकते हो, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपने अभी विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए लिखा हुआ है, तो मैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे इस पे कंपाइल कर रहा हूं और विंडोज़ में भी TCC कंपाइलर के ऊपर। अगर यही प्रोग्राम GCC कंपाइलर के ऊपर हम एग्जीक्यूट करें तो ये जो OBJ यानी कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड बन रहा है ये नहीं बनता है, केवल और केवल हमारे पास OS स्पेसिफिक कोड बनता है जिसको हम EXE बोलते हैं। ये जो EXE फाइल होती है, इस EXE फाइल को बनाने के लिए कंपाइलर अंडरलाइंग OS को कॉल लगाता है और OS की नेसेसरी लाइब्रेरीज, नेसेसरी फंक्शंस को यूज करता है। दोस्तों इस EXE को बनाने के लिए इस OS ने इन नेसेसरी लाइब्रेरीज को यूज करा और इनकी लिंकिंग, इनकी बाइंडिंग अपने EXE में कर दिया। दोस्तों जब इस सेम EXE को आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हो तो ये EXE उन नेसेसरी लाइब्रेरीज को फिर से अपने अंडरलाइंग OS से कॉल लगाता है। क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देते हो तो ये EXE उस या ये लाइब्रेरी जो इस OS में थी जिसके थ्रू इस EXE की लिंकिंग करी गई थी, ये पर्टिकुलर EXE इस OS पे नहीं मिलती है, तो वो प्रोग्राम उस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। दोस्तों जब ये प्रोग्राम आप किसी दूसरे प्रोसेसर पे या किसी दूसरे कंट्रोलर पे ले जाते हो, हर प्रोसेसर के अपने अपने आर्किटेक्चर्स होते हैं और अपने अपने एनवायरनमेंट होते हैं। वैसे जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर MU, CU और ALU ही होती है, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ, कह सकते हो आप, नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ कैपेसिटर, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई 32 बिट का प्रोसेसर है, कोई 64 बिट का प्रोसेसर है, तो 32 बिट प्रोसेसर 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, 64 बिट का प्रोसेसर 64 बिट इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सपोज करिए ये प्रोग्राम विंडोज प्लेटफॉर्म के डुअल कोर प्रोसेसर पे बनाया गया है जिसकी कैपेबिलिटी है 3 बिट इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस करने की। सेम EXE को आप अगर विंडोज प्लेटफॉर्म के किसी और प्रोसेसर पे लेके जाओगे तो उसकी कैपेसिटी है मान लो 64 बिट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की, तो EXE उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोस्तों इसी को हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो C++ के केस में ये डिपेंडेंसी केवल OS के लिए ही नहीं, सॉरी, ये डिपेंडेंसी केवल माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर के लिए नहीं होती है, ये डिपेंडेंसी आपकी OS के लिए भी होती है। क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने एक्सटेंशंस होते हैं। ये जो EXE फाइल है ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, तो EXE विंडोज़ पे चलती है ना कि लिनक्स पे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ लिनक्स का अपना एक्सटेंशन है, अपना पैकेज है, लिनक्स RPM पैकेज को सपोर्ट करता है तो वो RPM तरह की फाइल सर्च करेगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम APK सपोर्ट करता है तो वो APK सर्च करेगा। EXE हमारा विंडोज़ के लिए एप्लीकेबल है तो विंडोज़ पे ही रन हो पाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम विंडोज़ स्पेसिफिक हो जाता है और विंडो के स्पेसिफिक डिपेंडेंट हो जाता है। दोस्तों ये एग्जांपल मैं आपको विंडोज़ के केस में बता रहा हूँ। मान लीजिए यही प्रोग्राम आप लिनक्स पे रन करेंगे तो लिनक्स वाला जो कंपाइलर होगा, लिनक्स के अंदर मैंने आपको बताया लिनक्स के अंदर जो इनबिल्ट कंपाइलर होता है दैट इज कॉल्ड GCC। तो GCC कंपाइलर वहाँ पे जो हमें कोड बना के देता है वो होता है a.out फाइल, जो कि उस पर्टिकुलर OS के स्पेसिफिक होती है। वो प्रोग्राम किसी दूसरे OS पे रन नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों ये रीज़न है C++ के प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का। तो C++ प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी दो वजह से है। ये कभी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो अंडरलाइंग OS को कॉल लगाता है।
अंडरलाइंग ओएस की लाइब्रेरी को यूज करता है और हार्डवेयर की आर्किटेक्चर को यूज करता है। हर हार्डवेयर के अपने अपने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं और हर ओएस की अपनी डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, जिससे ये प्रोग्राम किसी दूसरे ओएस या किसी दूसरे हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के हिसाब से रन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। वहीं अगर हम जावा की बात करें तो जब कभी भी हम जावा के प्रोग्राम को बनाते हैं, जावा की कंपाइलर हमेशा यूनिक है जिसका नाम है जावा सी। जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो जावा ने अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में आपको बताऊंगा कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहाँ से बनाई गई और इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। ये जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है ये आपके इस प्रोग्राम को एक एनवायरनमेंट देता है, और जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो हमारा कंपाइलर कभी भी अंडरलाइंग ओएस को कॉल न लगा के जेआरई को कॉल लगाता है और जेआरई स्पेसिफिक कोड बनाता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और ये बाइट कोड हमारा यूनिक और यूनिवर्सल होता है। वैसे अगर मैं आपको बाइट कोड के बारे में बताऊं तो बाइट कोड एक हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड होता है जिसको कंपाइलर बनाता है जेआरई की मदद से, जिसकी मीनिंग जेआरई में रिजर्व होती है, और ये कोड यूनिक और यूनिवर्सल होती है जो किसी भी मशीन पे रन हो सकती है। दोस्तों, जावा के प्रोग्राम को जब भी आप कंपाइल करोगे ये बाइट कोड बनेगा। हम जैसा कि जानते हैं कि जावा के प्रोग्राम में हमेशा क्लास बनता है, तो जब कभी हम कोई भी क्लास बनाते हैं और उस पर्टिकुलर क्लास को कंपाइल करते हैं तो ये बाइट कोड उस पर्टिकुलर क्लास के नेम से बनता है और उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास फाइल होती है। इस बाइट कोड को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। हम अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड नहीं बोलते हैं, हम ओएस और हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ये कोड कहीं ना कहीं हमारे जेआरई को यूज करके बनाई गई है, तो जेआरई के तो स्पेसिफिक है लेकिन ओएस और हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं है। इस कोड को जब भी कंपाइलर ने बनाया होगा तो अपने अंडरलाइंग ओएस से और अपने अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक लेयर है दैट इज कॉल्ड जेआरई। तो जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है ये जेआरई से इंटरैक्ट करता है और ये जेआरई स्पेसिफिक कोड बनाता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और इस बाइट कोड को हम दुनिया की किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन पे इसको रन करने के लिए हमें इसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है जेआरई, जिसके अंदर हमारे पास जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन पड़ी होती है और वो जेवीएम इस बाइट कोड को रीड करता है, फर्दर इसको हार्डवेयर से अटैच करते हुए इस प्रोग्राम को रन करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम हार्डवेयर से नहीं डील करता है, ओएस से नहीं डील करता है, लेकिन वो रन टाइम पे डील करता है। हमारा प्रोग्राम जब एक बार कंपाइल हो जाता है तो ये कंपाइल प्रोग्राम किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस भी मशीन पे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे उस मशीन के स्पेसिफिक आपके पास क्या होना चाहिए? जेआरई होना चाहिए। तो अगर हम जेआरई की बात करें तो जेआरई हर ओएस के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक विंडोज़ का अगर हमारा जेआरई है तो वही जेआरई लिनक्स या मैक या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट जेआरई होती हैं। जेआरई फॉर विंडोज़, जेआरई फॉर मैक, जेआरई फॉर लिनक्स। किसी भी जेआरई पे हम जावा के बाइट कोड को यूनिक और यूनिवर्सल बाइट कोड को हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं। एक बार बाइट कोड बनेगा वो कहीं पे भी रन हो जाएगा, जिसकी डिटेल में और इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। Guys, a big thank you for watching my tutorials. For more tutorials, please subscribe my channel.